Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brol. Welcome back to my YouTube channel. कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसमें आप लोगों ने टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म किया था एंड फर्दर डिवीजन की थी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स present in the organic molecules may occur either due to the presence of an atom or group of different electronegativity or under the influence of some outside attacking species called as attacking reagents. These leads to a number of effects which are inductive effect, number 1. Number 2, we have electromagnetic effect. Number 3, रेजोनेंस इफेक्ट, और इसका एक और नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। लास्ट इज हाइपर कंजुगेशन। तो आपने भी ये पढ़ा है कि जो आपके पास एक कोवेलेंट बॉन्ड है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होती है वो किस किस टर्म पे डिपेंड करती है, कौन से रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स की नेचर कैसी है, और जो रिएजेंट ऐड हम कर रहे हैं उनकी नेचर कैसी है, अटैकिंग स्पीशीज कैसे हैं। उन सब चीज़ों के इफेक्ट के कारण, ओवरऑल इन 4 इफेक्ट्स के कारण हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉसिबल होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और उसकी पोजीशन और डायरेक्शन हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज इफेक्ट्स। सो अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इफेक्ट के साथ, इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। ये सारे इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक स्टडी करने के लिए। अगर आपका ये कंसेप्ट अच्छा से क्लियर है तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस इजीली कवर कर सकते हो। और अगर आप लोग ग्रेजुएशन में हो और मास्टर्स में हो तब भी आपके लिए ये टॉपिक्स जो है ये हेल्पफुल रहेंगे, बिकॉज जब तक आपका +1 +2 का जो बेस है वो क्लियर नहीं होता तब तक आपकी जो हायर लेवल की स्टडी है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती है। तो उसके लिए आपको एक बार बेसिक कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो हमारा फर्स्ट था इंडक्टिव इफेक्ट, इसको हम लिखते हैं आई इफेक्ट। अब ये आई इफेक्ट होता क्या है? द इंडक्टिव इफेक्ट अराइजेस इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हेन सम एटम और ग्रुप ऑफ different electronegativity is attached to the carbon atom chain। जब कार्बन एटम चेन के साथ आपका कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगता है या फिर कोई ऐसा एटम लगता है जिसके पास वेरिएशन रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, उस टाइम पे आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट अराइज होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जो सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन और हेलोजन की बात करें तो इनके बीच में सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, these sigma electron pairs of the chain get displaced either towards it if it is more electronegative than carbon or away from it in a case it is less electronegative। तो आपने ये पढ़ा है कि होता क्या हमारे पास, जैसे हमारे पास कार्बन चेन है तो कहते हैं या तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा या फिर ये अपने से दूर भेजेगा। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो फिर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे इससे दूर जाएंगे। सो
डिपेंडिंग अपॉन दिस, इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए। तो आप देख सकते हो एक में मैंने एरो की डायरेक्शन बनाई है टूवर्ड्स द एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स क्या है हमारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और एक केस मैं आपको भी शो करूंगी जहां पे हम लोग इसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बताएंगे। तो ये हमारी कंडीशन है y और ये हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण ये बॉन्ड जो है उसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द कार्बन है और अवे फ्रॉम दी y है। दैट मीन्स y इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये दोनों तरह से आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट ही है, एक में टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है डायरेक्शन और एक तरफ अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वो तब होगा जब वो एटम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। The electron displacement will lead to the polarity, that is more electronegative atom will develop a partial negative charge while the less electronegative atom will develop a partial positive charge। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसमें आपके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और जो कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो इसके ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये ज़्यादा नेगेटिव है तो इसलिए इस पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। The magnitude of the electron displacement or inductive effect goes on decreasing with the increase in the distance of the carbon atoms along the chain. So जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी जो पावर है वो कम होती जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रो है क्लास में, उसमें 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो जो मैसेज हम लोग, फॉर एग्जांपल एक टीचर ने फर्स्ट स्टूडेंट पे बच्चा बैठा उसको एक मैसेज दिया, अब वो मैसेज वो कंडक्ट करेगा लास्ट तक, तो वो लास्ट तक जाते जाते उस मैसेज का जो पावर है वो कम हो जाएगी और हो सकता है लास्ट वाले बच्चे को वो मैसेज मिले भी ना। सो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे है कि जैसे जैसे हमारे पास कार्बन चेन दूर होती है, मतलब जो एटम दूर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये पास वालों के इलेक्ट्रॉन्स तो खींचने की कोशिश करेगा, पर जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं तो इसकी जो पावर है यहाँ पे कम हो जाती है। इसकी एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल है, अगर कोई भी मिनिस्टर है या फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, राइट, तो उसको उसके एरिया में सब जानते हैं, जैसे जैसे आप उसको अगर उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके पूछो किसी को तो हो सकता है उसको कोई भी ना जानता हो क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, रेंज बढ़ा दी। तो वही चीज यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यहाँ पे रहता है इंसान तो इसके बारे में अगर यहाँ पूछोगे तो सबको पता होगा क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस इसके पास वाले कार्बन्स पर है, पर जब आप बहुत दूर चले जाते हो चेन में तो तब इसका इफेक्ट यहाँ पे कम हो जाता है बिकॉज इसकी रेंज क्या है, कम हो गई है। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो आप इसको हॉटस्पॉट से कवर कर सकते हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया या फिर आप वाईफाई के रेंज में हो तो जैसे जैसे आप रूटर से दूर जाते हो तो आप नेटवर्क क्या है लूज कर रहे हो, आपके मोबाइल पे जो नेटवर्क है वो कनेक्ट नहीं हो पाता। तो दिस इज द रीजन, जैसे जैसे आप पास आते जाते हो रूटर के तो आपको जो है टावर मिलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे कंसेप्ट है कि अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर जा रहे हो तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम होता जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सो द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द चेन ऑफ कार्बन एटम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ different electronegativity at the end of the chain is defined as the inductive effect। और ये अप टू 4 कार्बन एटम हम देख सकते हैं, उसके बाद इसका जो इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपके पास हेलोजन है तो यहाँ पे प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियल डबल पॉजिटिव आ जाएगा और डेल्टा डैश पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा डबल डैश पॉजिटिव, यहाँ पे ट्रिपल डैश पॉजिटिव। तो ऐसे अगर आप दूर जाओगे तो ये पावर और ज़्यादा कम होनी शुरू हो जाती है, मतलब इसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है। दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट आपने सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझ लिया कि अगर आप रूटर से दूर जाओगे तो नेटवर्क रेंज कम आएगी, जब आप उसके पास आओगे तो नेटवर्क रेंज ज़्यादा आएगी।
तो दूर जाने पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये तो हो गया इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, होता यही है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आप लगाओगे कार्बन चेन पे उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और वही होगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर ऑपोजिट जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट can be classified into two types. One is your minus I effect, other one is your plus I effect. जैसे आपने पीछे पढ़ा डायग्राम भी, एक में आपके पास x टूवर्ड जा रहे हैं, एक में इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम y जा रहे हैं, तो वैसे ही आपके पास एक प्लस आई इफेक्ट रहेगा और एक माइनस आई इफेक्ट रहेगा। अब पहले मैं आपको बताती हूँ ये माइनस आई इफेक्ट होता क्या है। This is your electron withdrawing inductive effect. Electron withdrawing inductive effect. So electron withdrawing inductive effect का मतलब क्या है कि ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। That means the atom or group of atoms attached to the carbon atom chain is electron withdrawing and the magnitude of the effect is linked with its electronegativity. The decreasing minus I effect of some compounds is given as वो compounds जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। उनकी एग्जाम्पल है NO2 ग्रुप, SO3H। मैं साथ में इनकी पावर बता रही हूँ आपको। उसके बाद जो इसकी पावर है जो विड्रॉ करता है CN, देन SD ग्रुप। अभी हम माइनस आई की बात कर रहे हैं, सीरीज लॉन्ग है तो मैं इसको रब कर रही हूँ। अभी हम सिर्फ माइनस आई के ही ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं। तो आप जब यहाँ मूव करते हो तो ये डिक्रीज होता जा रहा है माइनस आई इफेक्ट। और सबसे कम है हाइड्रोजन का। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। जैसे आपने पहले वाला केस पढ़ा था CX, तो X क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो ये आपका इफेक्ट क्या है, माइनस आई इफेक्ट। ये था आपका फर्स्ट इफेक्ट। तो अगर आपके पास NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो ये सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा विड्रॉ करेगा इन कंपैरिजन टू दिस सीरीज। और सबसे कम पावर जो है इलेक्ट्रॉन खींचने की वो हाइड्रोजन की है, बिकॉज आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं। उसके बाद बेंजीन, ये बेंजाइल आ गया, देन OCH3, देन आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, देन एसिडी ग्रुप, देन साइनाइड ग्रुप, देन SO3H ग्रुप। इसके बाद जो सेकेंड टाइप थी आपकी, दैट इज योर प्लस आई इफेक्ट। तो आपने पहले माइनस आई इफेक्ट पढ़ा। माइनस आई इफेक्ट क्या था आपका, माइनस आई इफेक्ट था आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। और यहाँ पे क्या होगा, जो आपका जो एटम लगे हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। सो इन दिस केस एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड टू द कार्बन चेन is electron releasing in nature. That means it repels the electron pair of the carbon chain away from it, and the decreasing plus I effect of the groups is given as below. तो मतलब ये वाली कंडीशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपने से दूर भेजता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। और यहाँ पे आपके पास आते हैं कार्बन कंपाउंड्स जनरली। ये आपको पता होगा कौन सा है, ये है आपके पास tertiary butyl, then isopropyl, then we have n-propyl, then we have ethyl, उसके बाद आएगा मिथाइल और सबसे लास्ट में आएगा हाइड्रोजन। आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर आपको पता है, जहाँ पे आपके पास CH पे 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, और एन प्रोपाइल में तो आपके पास लीनियर चेन रहेगी कार्बन की, और आपके पास ऐसे हाइड्रोजन आएंगे, और इथाइल में C2H5 और मिथाइल में CH3।
देखेंगे इसका हमें बेनिफिट क्या है। प्लस साइन इफेक्ट कर लिया, माइनस साइन इफेक्ट कर लिया, एक में इलेक्ट्रॉन वो रिपेल कर रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट कर रहा है। अब हम करेंगे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट। So the phenomena of inductive effect is useful in explaining the facts related to the organic compounds, for example strength of organic acids। जो पहला बेनिफिट है वो हमें यहाँ पे रहता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स जो है उसको फाइंड करने में हमें हेल्प करता है इंडक्टिव इफेक्ट। कैसे हेल्प करता है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स अपॉन द नेचर of an acid, so the strength of the acid depends on its proton releasing tendency। जितनी जल्दी कोई एसिड प्रोटॉन रिलीज करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी जो है एसिड की वो स्ट्रेंथ होगी। सो मोर इज द टेंडेंसी स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सम हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड ऑर्गेनिक एसिड इज टर्म्ड एज देयर डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। हम Ka कांस्टेंट यूज करते हैं एसिड्स की डिसोसिएशन को देखने के लिए और उनकी स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए, जिसका आपको ऑर्डर दिया हुआ है। तो हमारे पास ये दो एसिड्स और थर्ड वाला मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 3 हैलोजेंस हैं, 3 ही हमारे पास एसिड्स हैं और हमें ये देखना है इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड रहता है फ्लोरीन वाला, बिकॉज ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो इसका मतलब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, यहाँ से भी विड्रॉ करेगा। तो फिर जो ये पोजीशन है हाइड्रोजन वाली, इसमें से वो इजीली इसको इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिसके कारण इस हाइड्रोजन को लीव करना पड़ेगा। दूसरी जगह इस केस में जो है ये विड्रॉइंग पावर उतनी ज़्यादा नहीं रहती जितनी फ्लोरीन के केस में है। एंड दिस इज द रीज़न दैट हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन वाले एसिड की। तो ये हम चेक कर सकते हैं विद द इंडक्टिव इफेक्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद अगर हम बात करें एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है क्लोरीन की प्रेजेंस के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ हैलोजन इंक्रीज करते हैं एसिड में और हम देखेंगे कैसे हमारे पास वेरिएशन आती है स्ट्रेंथ पे। पहली कंडीशन आपने की कि जो एसिड जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। दूसरी कंडीशन है हम लोगों ने हाइड्रोजन की जगह पे अब हैलोजन ले लिए। अब इस कार्बन के साथ जहाँ हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पे हम लोगों ने हैलोजन ले लिया ट्राइक्लोराइड, और अब इस पोजीशन पे है एसिडिक ग्रुप। वैसे ही हम लोग अब एक हैलोजन कम कर देंगे तो 2 क्लोरीन आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग एक और हैलोजन कम कर देंगे तो 1 क्लोरीन आ जाएगा, और उसके बाद हम सारे ही हैलोजन निकाल देंगे तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो हम ये देखेंगे अब इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है और वीकर एसिड कौन सा है। तो इस तरफ जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। रीज़न बीइंग इसमें क्या होगा, जो क्लोरीन है वो तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, जिसके कारण यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होंगे। तो इसमें हमारे पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा रहेगी। इस कंडीशन में 2 ही क्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, जिसके कारण ये कम एसिडिक है। इस कंडीशन में सिर्फ 1 क्लोरीन और यहाँ पे कोई क्लोरीन नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट हम बता सकते हैं यहाँ पे कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, बिकॉज इस ऑक्सीजन का जब हाइड्रोजन जाएगा तो आपको पता है इस पे कौन सा चार्ज आएगा। अगर यहाँ पे देखें इस पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, तो अगर इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए और कोई भी प्रेजेंट नहीं है मॉलिक्यूल में, तो ये एसिड कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। तो ये सबसे ज़्यादा डिस्टेबल एसिड है, तो मतलब ये तो हाइड्रोजन जाने नहीं देगा। अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल में, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 1 क्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो फिर उसके कारण क्या होगा, इस क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा
इसके कंपैरिजन में एसिड स्ट्रॉन्गर है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 क्लोरीन आ जाते हैं, तो अब 2 क्लोरीन इसके चार्ज को बैलेंस कर सकते हैं, जिसके कारण ये स्टेबल है। और इस केस में 3 क्लोरीन है, तो ये अपना हाइड्रोजन इजीली लीव कर सकता है। तो हमने यही पढ़ा कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होता है, वो एसिड स्ट्रॉन्गर होता है जिसकी प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। तो इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है प्रोटॉन डोनेट करने की, बिकॉज इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो इजीली ये क्लोरीन बैलेंस कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट को यूज़ करके अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और हमें उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो हम लोगों को कैसे फाइंड कर सकते हैं। आफ्टर दिस अगर मैं बात करूँ बेसिक स्ट्रेंथ की, एक तो हमें हेल्प होगी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं, दूसरी हेल्प ये है कि हम इंडक्टिव इफेक्ट को यूज़ करके बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया एंड प्राइमरी एमीन्स कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। हमारे पास क्या है, ये NH3 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे है C2H5। इस मॉलिक्यूल ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिलीजिंग टेंडेंसी है, तो नाइट्रोजन को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो ये मॉलिक्यूल जो है ये ज़्यादा बेसिक होगा कंपैरेटिव टू दिस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एटम ग्रुप ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो जो हमारे पास अमोनिया और प्राइमरी एमीन्स हैं उनकी बेसिसिटी को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंडक्टिव इफेक्ट। उसके अलावा हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं बेंजीन के साथ, बेंजाइलेमीन के साथ। अगर बेंजीन के ऊपर हमारे पास ये ग्रुप लगा होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो यहाँ पे आएगा माइनस आई इफेक्ट और यहाँ पे आएगा प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के कारण हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ में वेरिएशन आएगी, ये ज़्यादा बेसिक होगा और ये कम बेसिक होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जिसके पास फ्री नहीं है वो रिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण बेसिक नेचर तो यही होती है कि जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर सके, तो वो ज़्यादा बेसिक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं रिंग में, सो जिसके कारण ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है और ये लेस बेसिक और ये ज़्यादा बेसिक है। तो आप देख सकते हो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को ही हम स्टडी करके मॉलिक्यूल्स के बारे में कितना कुछ बता सकते हैं, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा बेसिक है, और किस में इलेक्ट्रॉन किस तरह से किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हम लोग आई इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से बता सकते हैं। आज के लेक्चर में आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया है। इन नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। तो हम 1 बाय 1 ये इफेक्ट्स पढ़ेंगे, बिकॉज आपको भी एसिड और बेस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं आपको डायरेक्टली इतना नहीं करवा सकती। अब आपको मैं थोड़ा सा एसिड और बेस के बारे में बता देती हूँ। जैसे हमने अभी कवर किया एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, तो एसिड और बेस में डिफरेंस क्या होता है, अगर कोई एटम अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है तो वो क्या है, वो एसिड है। तो मतलब एसिड की नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। उसी तरफ अगर हम बेस की बात करें तो बेस की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना। सेकेंड अगर एसिड की नेचर देखें तो आप लोगों ने जो 10th तक पढ़ा हुआ है, कोई एटम अगर H पॉजिटिव डोनेट करता है तो वो होता है एसिड, और अगर कोई H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा तो वो होगा बेस। थर्ड नेचर है अगर कोई लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो वो एसिड है, और अगर कोई लोन पेयर डोनेट करेगा तो वो बेस है। और लोन पेयर क्या होते हैं हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। तो अभी आपको मैंने जो इंडक्टिव इफेक्ट बताया उसकी एप्लीकेशंस हमने यही की हैं, कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड और कौन सा वीक एसिड बेस है
वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? जो पढ़ा एसिड और बेस के बारे में, वहाँ पे आपने ये देखा कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसके कंपैरिजन में अगर वीक बेस की बात करें तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। उसकी जगह अगर हम एसिड की बात करें तो आपको मैंने यही बताया, जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा है प्रोटॉन डोनेट करने की, दैट मीन्स वो प्रोटॉन डोनेट करके स्टेबल रहेगा, तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, और जो नहीं रह सकता वो वीकर एसिड है। सो बाय दिस आई फिनिश माई दिस लेक्चर हेयर। आई होप आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल गई होगी। ग्रुप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट में एक जनरल सा डिफरेंस है, वो आपको याद रखना है। सो बाय दिस आई फिनिश माई दिस लेक्चर हेयर। See you in the next lecture. Thank you for watching and share my channel with your friends. Don't forget to press the bell icon. Thank you. Bye bye. See you in the next lecture. Till then.